Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ। पहले हेडलाइंस लेते हैं जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks decline around 1.5%. Sensex closes below 54,400 points. Nifty settles below 16,250 points. Rupee weakens by 26 paise to trade beyond 76 rupees per dollar level. Gold rises to 52,000 rupees per 10 grams for April contracts at the multi-commodity exchange. And Brent crude oil prices hover around $112 per barrel. घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1.5% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 54,400 और निफ्टी 16,250 के नीचे हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ $76 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना बढ़कर 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $112 प्रति बैरल के करीब रहा। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन का, जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चलो और अब लेते हैं शेयर बाजार की खबर। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1.5% की तीव्र गिरावट पर बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी के बीच दोनों सूचकांक गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 54,400 के नीचे आ गया और निफ्टी 16,250 के स्तर से नीचे बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.4% की मंदी से 769 अंक कम होकर 54,334 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.53% की गिरावट से 252 अंक टूटकर 16,245 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 2.36% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.64% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today plunged around 1.5%. Both stock indices declined amid negative global share markets. The BSE Sensex finished below the 54,400 mark, while the NSE Nifty ended below 16,250 level. Sensex lost 769 points, or 1.4% to finish at 54,334. Nifty also tumbled by 252 points, or 1.53%, to settle at 16,245. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell by 2.36%, while the small cap index declined by 1.64%. In the Sensex pack, 7 companies logged gains, while 23 witnessed losses. Dr. Reddy's Laboratories was the top gainer as it rose by 3%, followed by ITC, which added 2.8%. Tech Mahindra gained 1.8% and Sun Pharma rose 1.3%. On the other hand, Titan slipped by 5.1%, Maruti declined 4.7% and Asian Paints ended 4.6% down. Mahindra and Mahindra fell 3.9%. In sectoral indices at the BSE, all 19 indices logged losses. Auto, tech and metal declined by 3.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,160 companies gained while 2,201 fell. Shares of 96 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की गिरावट से 76 रुपए प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आता हुआ 76 रुपए 17 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ।
6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.61% की बढ़त से 98.38 पर था। पुनीत जी, जैसा हम देख रहे हैं कि बाजार में खासी गिरावट है, कल भी लगभग इतनी ही गिरावट आई थी। सो अभी जो ताजा हालात हैं, सबसे बड़ा जो इवेंट चल रहा है विश्व में, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट, कौन से ऐसे पहलू हैं जिनसे परेशान है विश्व भर के बाजार? क्या इकोनॉमिक फॉल आउट हो सकता है इस सिचुएशन का? पुनीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अभी हमारा उनसे संपर्क में कुछ बाधा है, तो भी हम उनसे फिर संपर्क साधेंगे। अर्जुन, जैसा हम अभी पढ़ रहे थे कि बहुत भारी गिरावट आई है बाजार में। इनफैक्ट सारे जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो गिरकर बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट है। सो ये जो संकट है, हालांकि ये पॉलिटिकल एक लेवल पे शुरू होता है, लेकिन उसके जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आगे चलकर बहुत कहें कि पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए एक खतरा पैदा करते हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो डर है वो बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। Yes, as Puneet Jain had mentioned earlier that commodity prices, especially metal prices, have gone up. Puneet, I hope you can hear us. Yes, Arjun. Well, my co-anchor has put the question as what's the real problem or the crisis facing the public and the markets vis-a-vis. And she mentioned about inflation, and I was just trying to direct a response towards the rise in steel prices by 5,000 rupees per ton, which is right now 65,000 rupees per metric ton. That's just for steel, and I'm sure the price rise has gone up across the board. What does this mean for the macroeconomy also, not just sentiment in the stock market? So Arjun, clearly very high inflation is bad for the economy, for everybody. It is not only for the stock markets. Stock markets are only a reflection of what is happening in the economy. And it is not just metals. If you look at wheat prices, corn, soybean, sunflower oil, practically all commodities, agricultural commodities and metals, they are almost at multi-year highs now. And such high inflation will definitely affect consumption in the world economy and will definitely hurt the poor section of society. So clearly, I think this inflation persists. It will force the central banks to raise interest rates. It will decrease consumption and hurt overall economic growth. So I think practically all the headlines that you read today point to a situation where the economy is facing a lot of stress, and hopefully this situation will improve, but I'm not very optimistic, at least in the short term. So इस सिचुएशन में आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? क्या ये बियर मार्केट है? आगे आप क्या बाजार का रुख देखते हैं? सुनो, देखिए, बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में एडवाइस देना, क्योंकि कारण ये है कि देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और जो डीप पॉकेटेड हैं और जो लीवरेज नहीं है, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जो लीवरेज नहीं है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पैनिक में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर उनके पास प्रॉफिट आ रहे हैं, फंडा में ना बेचें, क्योंकि मेरा अनुमान है कि ये जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये अगले 6 महीने से 1 साल में ये हमारे और उसके बाद मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और मार्केट की प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। अभी लेकिन नेक्स्ट 6 to 9 months अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते मार्केट्स नीचे आना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कैश पर आ जाना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी वो रहेगी। तो हर इन्वेस्टर को अपनी इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट को आंकना होगा कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, और यदि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो शायद चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा प्रेशर झेलना पड़ेगा। Puneet, you mentioned 6 to 9 months, and then you're also mentioning about hedging your position, not exiting it. Typical investor hedges by buying gold, for instance, and the commodity has gone up per 10 grams that's traded in the bullion market. How do you hedge your position in the options market? You had the expiry of the weekly option as well on Thursday. What are the new positions being taken up, and what is going to be the build-up in the cash market on Monday?
So, Arjun, clearly for retail investors, small investors, I don't think they need to really double into the futures market or the options market because they don't have the expertise to do so. But for traders who are holding investment positions, who may be having futures positions, I think it could be advisable to take small hedge. Again, I would say, please do not indulge in too much speculation because this market is going to be volatile. It is not as if this market will go downhill one way. You will have days when the market will jump very sharply, then it will fall. Overall, I think very volatile markets, so very difficult to trade also. Therefore, only if you are an experienced expert trader, only then, yes, you can take some hedging positions by buying put options on your purchase positions. But normally, I would say if you are a retail investor, stay away from the futures market, particularly right now. Be defensive, don't be aggressive. पुनीत जी, रुपया लगभग 14 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. इमर्जिंग मार्केट्स में कहा जा रहा है कि वर्स्ट परफॉर्मर है, 76 से भी नीचे आ गया है. क्या लगता है आपको, ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है, लेकिन जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, हम इतनी सारी चीजें जो इम्पोर्ट करते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, आपने ठीक कहा, हमारे लिए ना और कमोडिटी प्राइस का बढ़ना दोनों मिलाकर के काफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हम काफी बड़े पैमाने पर कमोडिटीज इंपोर्ट भी करते हैं. कोयला हम बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते हैं, कॉपर इंपोर्ट करते हैं, काफी ज्यादा हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती हैं. तो डेफिनेटली उससे इन्फ्लेशन होगा. इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आपने बात करी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में इवन एडिबल ऑयल्स, हम बहुत बड़े पैमाने पर एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करते हैं, वो सभी बहुत ऊपर स्तर पर चल रहे हैं. तो जैसा हमने पहले भी कहा कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए. सिर्फ अच्छी बात क्या है, लेकिन इस पूरे पेसिमिस्टिक सिनेरियो में, जबकि हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं हमारे लिए इकोनॉमिकली, उसमें मुझे लगता है कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं, $630 बिलियन. तो हम अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको अच्छा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली करंट रुपए में गिरावट बहुत ज्यादा आ जाती थी. इसी प्रकार मैं कहूंगा कि जो हमारे फिस्कल सिचुएशन है वो भी कंट्रोल में है. टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन की बात करें या इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें, वो भी बहुत अच्छी है. तो कुल मिलाकर जो मैक्रो सिचुएशन है भारत की काफी स्टेबल है. इट इज नॉट लाइक अदर कंट्रीज जो दूसरी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज हैं, फ्रेजाइल कंट्रीज हैं. हम उससे बहुत बेहतर स्थिति में हैं आज बनिस्बत जो आज 7-8 साल पहले थे. तो मुझे लगता है कि हम इस चैलेंज को फेस कर सकेंगे, लेकिन we should be prepared and we should be ready for it for next 9 months. In more news connected to the Ukraine crisis, global stocks today fell while safe haven investments like gold and US dollar hit multi-year highs amid continuation of the Russian military operations in Ukraine on its 9th day. Currencies in many developing countries depreciated amid higher demand for the US dollar, euro and yen as a safer choice after reports that Russian forces seized Europe's biggest nuclear power plant in Ukraine that caught fire overnight during clashes. Commodity prices like oil, gold and aluminium were also up as sanctions of Western countries over Russia have put difficulties over supply channels. Experts say that cutting off many Russian banks from the interbank payment system SWIFT, the ongoing conflict can hit the industries which depend on supply of raw materials, especially industrial commodities. Many European countries are heavily dependent on Russian energy, particularly gas, through several vital pipelines. Moreover, supply of various agricultural products and fertilizers has also been affected due to the Russia-Ukraine conflict. India imports are also not untouched of it. Experts said if the conflict will stretch further, global supply chain, especially edible oil and food supplies, may be hampered badly. Puneet, very briefly, we know oil 10% is coming from Russia, 30% of the gas is also coming from Russia. That is not subject to economic sanctions as yet, if my sources are correct. But they're also exporting coal and grain. Is India affected by those exports from Russia into India? So India does not import much coal from Russia directly, but of course, if Russia and to other South Asian countries, then there's a general shortage of coal. So prices of coal will go up, and therefore power prices will start going up. Similarly, wheat, of course, we are surplus in wheat, so we don't have a crisis on food imports.
But together, Ukraine and Russia, they supply almost 20% of the world's wheat exports. So clearly, there's going to be a global shortage of these commodities. And again, the biggest impact of all this will be on supply chains, and there will be a very sharp surge in prices. We already know that wheat prices are at 14-year high now. So it's going to affect a lot of countries across the world. An unfortunate situation. But one wishes it wasn't there, but I think we have to be ready for it. इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में फिर आपका स्वागत है। पुनीत जी, जब भी कोई क्राइसिस होता है, बहुत ही एक दुखद घटनाक्रम है जो हो रहा है, लेकिन कई बार कहते हैं कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी उभर के आती है। क्या भारत के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है हमारे एक्सपोर्ट्स के जो विस्तार है उसको एक्सपैंड करने के लिए? कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वीट, कॉर्न, स्पाइसेस जो भारत की हैं उनके डिमांड बढ़ी है, एक्सपोर्ट डिमांड। इस पहलू पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये लिमिटेड एक बेनिफिट जरूर है भारत को कि हम, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सरप्लस है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस होता है, और क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं तो हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ किसानों को उसका फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है जो बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो बेसिकली भारत जो एक सप्लाई चेन में एक इम्पोर्टेंट एक पीस है वो बनकर उभरेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम जानते हैं पीएलआई की वजह से भारत की क्षमता बढ़ रही है, और जो चाइना और रशिया का जो एक कॉम्बिनेशन एक चैलेंज कर रहा था और इंडिया के लिए एक इम्पेडिमेंट था, वो भी मुझे लगता है कम होगा। तो यदि हम 4 से 5 वर्ष की बात करें तो इंडिया विल बिकम अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द वेस्ट, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी, सर्विसेज भी, और पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भारत है वो उसका काफी महत्वपूर्ण रोल होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। मुझे लगता है ये एक लंबे अरसे में एक इसका फायदा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली वी हैव चैलेंजेस। Puneet, experts also citing that China may become closer to Russia because of this conflict that Russia has with NATO and the West, especially with Ukraine being given the choice of either being with Russia or joining the EU and NATO. What do you see our arms imports from Russia and Ukraine now being affected in the immediate term, especially since this is part of our security against China and Pakistan? So, I'm not an expert on defense matters, but Arjun, what I have read is that Russia, which is a major arms supplier to India, has assured that those arms supplies will continue. And on top of it, Russia really needs hard currency right now. They need either dollars or they need goods and services to be imported into Russia. And I think they will prefer to continue to supply their defense equipment to India. So I don't think we have a crisis on that front, at least for India. And as far as China and Russia getting together are concerned, they have been doing that for quite some time, in fact. And I think India will become a very important balancing force in Asia if that partnership goes further. और संक्षेप में और सरल शब्दों में आप बता सकते हैं हमें कि स्विफ्ट क्या है, और स्विफ्ट सिस्टम पर जो बैन लगा है रशियन बैंक्स पर, वो उसकी क्या कहें कि सिग्निफिकेंस है, या वो किस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्या ऑल्टरनेटिव्स है? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कम शब्दों में बताने की। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो एक देश के बैंक्स को दूसरे देश के बैंक से जोड़ता है। यदि मैं कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ लेट्स से अमेरिका से, तो मैं यहाँ पर पेमेंट करता हूँ अपने बैंक को, इंडियन बैंक को, और इंडियन बैंक जो अमेरिकन सिस्टम में जो बैंक है वहां पर वो कुछ बैलेंसेस होल्ड करते हैं। तो वो एक यहाँ से मैसेज भेजते हैं, आप इसको इंटरनेट कह सकते हैं, मैसेजिंग सिस्टम कह सकते हैं, और जैसे आरटीजीएस एक देश में होता है उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे जो सेटलमेंट होती है उसको स्विफ्ट कहते हैं। तो यदि आप बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देंगे तो उस देश में वहां इंपोर्ट की पेमेंट्स नहीं कर सकते वो। तो मुझे लगता है कि यही एक तरीका
है सैंक्शन लगाने का कि अगर आप बैंक्स को वहां पर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देंगे तो रशियन इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे बाकी दुनिया के साथ, पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, सेटलमेंट नहीं होगी। Very briefly, what about the higher technical education for which Indian students travel to Russia and the Ukraine as a jump point into Europe? How is that being affected now that they've been brought back to India because of the crisis? Arjun, the truth is that Russia and these East European countries were never a very major destination for Indian students. In fact, they were mostly targeted by people who wanted to save money and they don't want to go west to Western countries because education in West is very expensive. So I don't think it will make a very big difference to India's talent and education and aspirations because mostly our students go to Western countries rather than East European countries. पुनीत जी, 2014 से सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो चलता रहा है। आपको लगता है अभी भी रूबल के माध्यम से अगर हम स्विफ्ट सिस्टम नहीं भी हो तो भी हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो जारी रह सकता है, उसकी आदान प्रदान जो भी है ट्रांजैक्शंस पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल सोनू, ये इनफैक्ट रूपी ट्रेड ये भी था, वो अकाउंट सब काफी डोमिनेंट हो गए थे, लेकिन भारत कुछ हद तक रूबल ट्रेड कर सकता है और बार्टर सिस्टम जो है रशिया के साथ सामान हम आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो बहुत ज्यादा कमोडिटीज हैं जो ग्लोबल लेवल पर हैं वहां मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए हम कुछ चीज इंपोर्ट करके उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो भारत में जो चीज प्रोड्यूस होती है वो तो जरूर हम रशिया को दे पाएंगे, लेकिन हम उसको ट्रेड इन गुड्स नहीं कर सकते रशिया के साथ। और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के फलस्वरूप आपको लगता है कि कौन कौन से सेक्टर ज्यादा हिट होंगे? कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी भारत के जो अभी तक इतनी अच्छी रही है वो कहाँ तक प्रभावित होगी? देखिए जो इन्फ्लेशन है वो कंपनीज के मार्जिन्स को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि एफएमसीजी कंपनीज को असर उसको काफी पड़ेगा। रियल्टी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब करीब जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब अफेक्टेड रहते हैं इन्फ्लेशन से। कुछ हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है और बैंकिंग है वहां इसका असर कम देखा जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब करीब सभी सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल्स हैं, रियल्टी है, सभी में इसका एक नेगेटिव असर आता है। सो चैलेंजिंग टाइम्स है। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा प्रदर्शन रहा। एशियाई बाजार में आज गिरावट का रुख था। रूसी बलों के साथ संघर्ष के चलते यूक्रेन की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास आग लगने की खबर आने के बाद निवेशकों में ये डर गहरा गए कि ये संकट और गंभीर हो जाएगा और तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई। हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% लुढ़क गया। जापान के निकेई में 2.2% की तीव्र गिरावट रही और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% के नुकसान में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% की गिरावट में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी मंदी का रुख था। लंदन का फुटसी, फ्रांस का कैक और जर्मनी के डैक्स लगभग 3.3% की भारी गिरावट पर थे। Very briefly, inflation in the European Union is at between 5 and 6%. The markets were down. Do you see that continuing? Arjun, I think again, like I said earlier, next 6 months to 9 months are very difficult to predict because inflation as it is was bad because of the pandemic led supply chain disruptions. On top of it, we have this geopolitical situation. So I think they are combining to create this inflation, which is not going to go away in a hurry. Central banks will raise interest rates. They will try to curb money supply, to curb demand, so that inflation doesn't bite too much. So I think inflation will come under control, but it will take, like I said earlier, 9 months to a year. और आपने बात की सेंट्रल बैंक की। आरबीआई गवर्नर ने आज कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस और उन्होंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रोल पर बल दिया। सो आपको लगता है अब ये जो टाइट रोप वॉक हमेशा होती है आरबीआई के लिए, ये और भी कठिन हो गई है इस जो नया घटनाक्रम है उसके बाद? बिल्कुल, आरबीआई का रोल तो बहुत ही कठिन है क्योंकि ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, मनी सप्लाई कम कीजिए जिससे कि इन्फ्लेशन कम आए। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि इकोनॉमिक ग्रोथ इफेक्ट हो
और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट किए बिना, उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना इन्फ्लेशन को नीचे लाना बहुत मुश्किल बात है। और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन की बात है। आप और हम बात कर रहे हैं तो हम जब सुनते हैं ये, मैं कुछ सोचता हूं तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन आने वाला है, मैं और होर्डिंग करूं और सामान इकट्ठा करूं ताकि प्राइसेस को बीट कर सकूं, तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही मुश्किल समय है आरबीआई के लिए भी कि वो कैसे एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करेंगे। इट्स अ बिग चैलेंज। Moving on to the U.S. market, Wall Street ended lower yesterday with growth stocks including Tesla and Amazon denting the Nasdaq index. The three major U.S. stock indices fell as the Ukraine crisis kept investors on the edge. The Dow Jones Industrial Average lost 0.3%, the S&P 500 fell 0.5%, and the Nasdaq Composite Index declined 1.6%. Very briefly, the news coming from Tesla is that there's a conflict between management and the labor union. That's why the stock price fell. But the news coming out, it's more broad-based because of the Ukraine crisis. Please clarify. So largely Tesla is facing challenges on many fronts, but I think it is already down by about 50% from peaks, and largely because of very large sales by the CEO of Tesla, Mr. Elon Musk, who has sold huge, almost $16 billion worth of stocks in the market. So while there may be some other reasons for immediate fall in stock, I think long-term reason is the fact that management itself has sold stocks worth $16 billion in the market. Well, let's have a look at the oil market now. Oil today rose around 2% to trade above $112 per barrel. In a volatile session, crude prices climbed as fears over disruption to Russian oil exports in the face of Western sanctions offset the prospect of more Iranian supplies in the event of a nuclear deal with Iran. In intraday trade, Brent crude was trading around $112.60 per barrel, while WTI crude prices were at $110.10 per barrel. Puneet, very briefly, we've been talking about Iranian supplies hitting the market. When is that going to happen? Because without the U.S. support, it cannot occur. Yeah. And even when U.S. finally lifts those sanctions or relaxes the sanctions, it will take many weeks for the supply to come onto the market. So while it is good and sentimentally it will be good for the market, but I think it will take at least a couple of months for the oil to actually start flowing to the consumers. So it remains directionally it's a good step, but I think it will not affect in the immediate term. So पुनीत, इससे जो पूरा इन्फ्लेशन पर एक जोर आ जाता है, अपवर्ड दबाव आ जाता है, उसको देखते हुए और शायद कमोडिटीज इन्फ्लेशन को भी देखते हुए, अभी जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं उनको देखते हुए यूएस फेड के अध्यक्ष ने कहा है कि मार्च में वो डेफिनेटली उन्होंने अब बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन दी है कि इंटरेस्ट रेट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि फिर से बाजार में एक झटका आएगा हमारे बाजार में एफआईआईज के विड्रॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, इंटरेस्ट रेट को तो मार्केट ने ऑलरेडी प्राइसिंग किया है, बल्कि मार्केट वाज रेडी फॉर 50 बेसिस पॉइंट्स। और जो अब जेरोम पावेल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो शायद 25 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएंगे, शायद वो थोड़ा सा अपनी हॉकिशनेस को कम करेंगे, तो पर मार्केट्स आर रेडी फॉर इट। तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट से उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अभी तो इन्फ्लेशन लेकर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ही शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो रहा है। चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 300 रुपए बढ़कर 52,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 490 रुपए के उछाल से 68,400 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,951.10 प्रति आउंस के कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर था। चांदी भी तेजी दर्ज करती हुई $25.30 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली, आपको लगता है ये तेजी बनी रहेगी? बिल्कुल सोनू, मुझे लगता है फिलहाल ये शॉर्ट टर्म जो अप ट्रेंड है ये मेंटेन रहेगा प्रेशियस मेटल्स में। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks decline around 1.5%. Sensex closes below 54,400. Nifty settles below 16,250. Rupee weakens by 26 paise to trade beyond 76 rupees per dollar level. Gold rises to 52,000 rupees per 10 grams for April contracts at the multi-commodity exchange. And Brent crude oil prices hover around $112 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.